वेल हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। हम यहाँ बात कर रहे हैं फिजिक्स की, फिजिक्स फ्रॉम वेरी बेसिक। और आज के सिलेक्शन में बात करेंगे हम यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इनको समझने से पहले थोड़ा लास्ट लेक्चर की बात करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्लासीफाई किया था सम फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट में। एक बेसिस ऑन मेजरमेंट ऑफ एंड यूनिट और दूसरा था डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के ऊपर बेस्ड। जो आपका पहले वाली तीन क्वांटिटीज़ थी वो थी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ठीक है, इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। और जो दूसरी क्वांटिटीज़ हैं जो कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के ऊपर बेस्ड हैं वो है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। अब इस लेक्चर में हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं उनके ऊपर बात करेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। वन बाय वन मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एक्चुअली वो क्वांटिटीज़ थी जिनके जो एसआई यूनिट्स हैं वो वर्ल्ड वाइड डिसाइड किए गए। ठीक है, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट था वो डिसाइड किया गया इन क्वांटिटीज़ के लिए कि यही रहने वाले हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन सब के लिए हमने एसआई यूनिट डिसाइड किए हुए हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। और इन्हीं के रिस्पेक्ट में कुछ सिंबल भी हैं लाइक एम, के जी, एस, ए, के, मोल और सी डी। दीज आर द सिंबल्स एंड दीज आर द एसआई यूनिट्स इन रिस्पेक्ट टू दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, अब बात सुनिए। देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को सबसे पहले देखो फिजिक्स को पढ़ने के लिए इन सभी क्वांटिटीज़ की तो ज़रूरत पड़ेगी और मैथ भी बिल्कुल पैरेलल चलता जाएगा। अब हम इन क्वांटिटीज़ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं क्या है एक्चुअली। देखो, लेंथ क्या है एक्चुअली। लेंथ को हम किसी भी दो पॉइंट के बीच में मेजर आउट कर सकते हैं, यानी कि लेंथ इज़ अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस। और इसको मेज़र किस में करते हैं? मीटर में, जिसका सिंबल है स्मॉल एम। ठीक है, अब आपने कोई भी दो पॉइंट लिए और उनके बीच में आपको लेंथ को मेज़र आउट करना है तो आप किसी भी इंची टेप की हेल्प से किसी भी तरीके से आप उसको मेज़र आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, थिकनेस ऑफ अ पेपर, इनको आप मेज़र आउट कर सकते हो। एक एग्जांपल है हमारे पास, एक क्रिकेट पिच है जो 22 यार्ड लॉन्ग है। कन्वर्ट इट इनटू एसआई यूनिट। वो यार्ड के अंदर है और आपको उसको एसआई यूनिट में बताना है। तो एक यार्ड जो होता है ना, 1 यार्ड, दैट विल बी इक्वल टू 0.9144 मीटर। अब 22 यार्ड है तो डेफिनेटली यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द 22, तो 22 इंटू 0.9144 मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या है डिस्टेंस का, लेंथ का, दैट इज़ मीटर। तो आपने 20.12 मीटर, ये आपका जो 22 यार्ड था दैट विल बी इक्वल टू 22.12 मीटर। ओके, तो ये आपका ऐसा यूनिट के अंदर आ गया। मैं आपको बड़े सिंपल अभी तरीके से बता रहा हूँ, उसकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। अब लेंथ के बाद एक चीज़ आती है मास, जिसका ऐसा यूनिट है किलोग्राम और उसका सिंबल है केजी। मास का मतलब है सिंपल वेट। हम किसी चीज़ का जब वेट को मेजर आउट करेंगे तो हम समझ लें कि मास की बात कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं? मास। मास ऑफ शुगर पैकेट हो सकता है, अ पर्सनस बॉडी मास हो सकता है, कोई और किसी भी चीज़ का, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम वेट आउट कर सकते हैं, उसका हम मास बता सकते हैं। अब चलिए एक एग्जांपल से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि वाटरमेलन है और 5000 ग्राम का है। फाइंड इट्स मास इन एसआई यूनिट। आपके पास कोई वाटरमेलन है, 500 ग्राम उसका वेट है, आप उसका एसआई यूनिट बताइए। अब एसआई यूनिट हमें बताएगा कि एसआई यूनिट किस में होता है? एसआई यूनिट होता है केजी के अंदर, है ना। तो केजी में, यानी कि आपको इसको 5000 ग्राम को आपको केजी में कन्वर्ट कर देना। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि 1 केजी इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ठीक है, ये मैथमेटिकल टर्म्स आपको जरूर समझनी पड़ेंगी अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हैं तो 1000 ग्राम मस्ट बी इक्वल टू 1 केजी, 1 ग्राम मस्ट बी इक्वल टू 1/1000 केजी। ठीक है, आपके पास कितने ग्राम है? 5000। तो 5000 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1000 इंटू 5000 केजी। तो जीरो कैंसल विद द जीरो एंड इट विल बिकम्स 5 केजी। तो इसका मतलब एसआई यूनिट की अगर बात इसको एसआई यूनिट में लिखना चाहें तो आपका जो वाटरमेलन होगा वो 5 केजी का होगा। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट मास। तो आप किसी भी चीज़ का वेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी कौन सी? नेक्स्ट टर्म है हमारी टाइम। टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है सेकेंड, और इसको मेजर आउट करते हैं हम, सिंबल है इसका एस। द ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट और इंटरवल बिटवीन टू हैपनिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप वॉच इन स्पोर्ट्स, टाइम टेकन टू बॉयल वाटर, और टाइम टेकन in the journey, like from Bombay to Delhi, from Gujarat to Pune,
लाइक फॉर एग्जाम्पल अ कार ट्रेवल्स फॉर 2 hours, कन्वर्ट दिस इनटू सेकेंड। सेकंड क्यों? क्योंकि ऐसा यूनिट इस टाइम का क्या है, सेकंड है। तो आपकी कोई कार है वो 2 घंटे तक चल रही है, आप बताइए कि वो कितने सेकंड चली। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो इट मीन्स your 1 hour must be equal to how many seconds? So 3600 seconds, 3600 seconds. So it means 2 hours must be equal to 2 into 3600 second. It will become 7200 second. So it means you convert these 2 hours in the SI unit in the second. Okay. तो दिस वॉज अबाउट द टाइम कि टाइम क्या है। और ये टाइम सिर्फ ऐसा ही नहीं है, जब हम स्पेस की बात करेंगे, हम प्लेनेट की बात करेंगे, तो वहाँ टाइम की कुछ और वैल्यूज़ की हम बात करेंगे। हम टाइम को स्पेस के अंदर भी समझेंगे, क्योंकि फिजिक्स है तो फिजिक्स में हम सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बट फिलहाल यहाँ बेसिक बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की अगली बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जिसको एम्पियर इसका ऐसा यूनिट है और ए से इसको इसकी नोटेशन है। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जैसे बल्ब के अंदर कोई करंट है, फैन के अंदर कोई करंट है, जैसे 100 वाट का बल्ब है, तो आपका करंट इसमें फ्लो हो रहा है। और करंट फ्लो किससे होता है? पहले एक एग्जांपल समझते हैं। द करंट ऑफ 2A फ्लो फॉर 5 सेकेंड, फाइंड द चार्ज Q। Q क्या है? आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है। अब ये फिजिक्स की नोटेशन है, फिजिक्स का फॉर्मूला क्या कहता है? Q क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? करंट इनटू टाइम। अब इसको पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। तो Q इज इक्वल टू, यू कैन राइट आउट 2 into 5, दैट इज 5 कूलम्बस। अब ये यूनिट है किसकी? ये यूनिट है आपके इलेक्ट्रिक चार्ज को मापने की। इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्बस के अंदर मापा जाता है। अब यहाँ ना वोल्टेज क्या करती है? वोल्टेज आपके करंट को धकेलती है। करंट जब भी किसी जो वायर है उसमें पास आउट हो रहा है, तो वो इसलिए चाहता है क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं जो मूव करते हैं, तो उसको पीछे से वोल्टेज जो है ना वो धक्का दे रहा है, कि वोल्टेज कहता है कि आप आगे चलिए, तो इसलिए वो करंट फ्लो हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं उसके अंदर। ठीक है। जैसे पानी मूव कर रहा है किसी टंकी से, तो उसको प्रेशर आ रहा है पीछे से, तो इसलिए वोल्टेज क्या प्रेशर आप देता है और करंट उसमें मूव करता है। तो यहाँ पे आई करंट था, टी टाइम था, क्यू क्या था? इलेक्ट्रिक चार्ज। और आपको इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा किस मिनट बताते हैं? कूलम्बस के अंदर बताते हैं। इसको और डीपली बाद में स्टडी करेंगे, अभी सिर्फ बेसिक चीज़ को समझिए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। अब थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है, आप समझते हैं कि टेम्परेचर किसी रूम का हो सकता है, किसी बॉडी का भी हो सकता है। तो इट इज़ द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑन एब्सोल्यूट स्केल, जिसको जीरो स्केल के ऊपर भी बोलते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? रूम टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर्स हैं। तो इसको नापने के लिए, टेम्परेचर को नापने के लिए एक अलग यूनिट की ज़रूरत पड़ी। ठीक है। अब जैसे आपने अभी पीछे हमने करंट को नापा, मास को नापा, अभी हम टेम्परेचर को नापने के लिए, तो आपको पता है कि टेम्परेचर को नापने के लिए नॉर्मल आप बोल देते हो कि इतने डिग्री सेल्सियस है ना। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने, कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। अब केल्विन और सेल्सियस का आपस में रिलेशन क्या, जरा देख लो। तो केल्विन इज इक्वल टू होता है सेल्सियस प्लस 273.15। अब केल्विन में रिजल्ट चाहिए आपको, तो 27 डिग्री सेल्सियस था, ये 273 डिग्री सेल्सियस, इनको ऐड कीजिए तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेट बन जाएगा 300 केल्विन। अब आप ये चीज़ समझिए कि केल्विन और सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, तो ये जो 273 क्यों आया? देखिए, कोई भी मान लीजिए आपके पास कोई रेफ्रिजरेटर है, और रेफ्रिजरेटर का भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर अंदर डेफिनेटली डिसाइड किया जाता है, तो आप बोल देते हो कि इतने डिग्री सेल्सियस है। तो आपको पता है कि जो वाटर है आपका, तो जमना शुरू हो जाता है कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और वाटर जो बॉयल है वो भी आपका 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो जो 1 डिग्री से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक जो होता है ना, वो टेम्परेचर किसका रहता है? रेफ्रिजरेटर का रह जाता है। अब लाइक इसको 273 से 277 डिग्री सेल्सियस भी आप बोल सकते हो, सॉरी केल्विन आप बोल सकते हो। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो है 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसको अगर आप केल्विन में लिखना चाहिए तो 273। अब आपके माने में 273 क्यों भैया? 273 एक्चुअली कि ना, इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। बट अगर आप उसको माइनस करो, उसको एक ऐसी पॉइंट आता है जहाँ पे जाके वो बंद हो जाते हैं, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, जिसको ऐसा यूनिट है और उसको MOL से लिखते हैं। 1 मोल इज इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स।
ठीक है। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे केमिस्ट्री के अंदर इसका बहुत यूज़ होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वाटर, ऑक्सीजन, गैस। तो यानी कि आप जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत ही, अगर मैं उसको बोलूँ कि उसके पार्टिकल लेवल पे अगर आप चले जाएं, मान लीजिए आपके पास कोई एक सिलेंडर है एलपीजी गैस वाला, ठीक है। तो आप कहेंगे एलपीजी गैस है, और एलपीजी गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, वो बाद में जब ऑक्सीजन के पास साथ इसके पार्टिकल्स कांटेक्ट में आते हैं तो वो जो है ना वो गैस बन जाती है, अदरवाइज ये लिक्विड फॉर्म में होती है सिलेंडर के अंदर। तो अब इसके पार्टिकल जो हैं, ठीक है, तो अब इसको नापने की भी ज़रूरत हमें पड़ती है, ठीक है। तो उसके नापने के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल की जरूरत पड़ी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। आपने ऑक्सीजन गैस के 2 मोल्स लिए, तो आप बता रहे हो कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो फॉर्मूला सिंपल है, मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू n इंटू एन ए। एन क्या है कि कितने आपने उसके पार्टिकल लिए हैं, लाइक कितने मॉल्स लिए हैं, तो आपने लिए हैं यहाँ पे 2। और आपको पता है एन ए किसको, एन ए क्या है, नोटेशन है, 1 मोल के अंदर कितनी पार्टिकल्स होते हैं। तो पार्टिकल्स होते हैं 6 इंटू 0.22 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, बिकॉज यू आर फाइंडिंग द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स इज इक्वल 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए एंड देन यू विल गेट आंसर 1.204 इंटू 10⁻24। इतने जो है ना वो पार्टिकल्स होंगे, इतने जो है ना मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके तो इसको हम जैसे केमिस्ट्री के अंदर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और गैसेस को, वाटर पार्टिकल्स को, और भी जो ऐसे सब्सटेंस हैं उनके पार्टिकल्स को समझने में हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, इसके एसआई यूनिट की। ओके तो दिस वाज अबाउट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट जो फंडामेंटल यूनिट है, वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कैंडेला जिसको एसआई यूनिट है और सीडी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब सिंपल ब्राइटनेस ऑफ अ लाइट सोर्स इन गिवन डायरेक्शन। ओके इंटेंसिटी ऑफ एलईडी बल्ब हो सकता है, कैंडल लाइट हो सकता है, स्ट्रीट लाइट हो सकता है। यानी कि आप ये समझिए कि उसका जो कोई भी कैंडल है या लाइट है, उसका जो चमकने की जो पावर है ना, कि उसका प्रकाश कहाँ तक जा रहा है, उसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी मानते हैं। तो उसको नापने का भी एक यूनिट डिसाइड किया गया और उसको कैंडेला बोल दिया गया। कैंडल से आप याद रख सकते हैं कैंडेला। तो जैसे मान लीजिए कैंडल का ये फ्लेम है और यहाँ पे इसका जो लाइट है किसी एक सरफेस के ऊपर पड़ रही है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अ बल्ब एमिट्स ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ 20 ल्यूमेन यूनिफॉर्मली ओवर द सॉलिड एंगल 4 पाई रेडियन। तो फॉर्मूला इसका कहते हैं कि दैट आई इज इक्वल टू 5 बाय ओमेगा। ओके दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और इनके ऊपर और डीप में हम बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ इतनी चीज़ मैं आपको बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ कि दैट विल गिवन टू यू दैट 20 लुमिनस वो गिवन था आपको, और 4 पाई आपका ओमेगा गिवन था, और ये सॉलिड एंगल है एक्चुअली। तो दैट विल बिकम्स 1.59 CD एंड 1.6 CD अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो यानी कि आपने सिंपली मैंने एसआई यूनिट का यूज़ करना आपको सिखाया है कि एसआई यूनिट आपको किस तरीके से यूज़ करना है। चाहे आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके पीछे CD आएगा। ओके वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो क्या है, इसको डीपली हम बाद में समझेंगे। अभी हम बेसिक फिजिक्स की बात कर रहे हैं, बेसिक फिजिक्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वी आर जस्ट स्टडिंग द फिजिक्स फ्रॉम जीरो। ओके तो इट मीन्स हमने जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी उनको हमने डिस्कस किया कि हमारे पास कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और उनके रिस्पेक्ट में एसआई यूनिट्स क्या हैं, और ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं ये एक्चुअल में हैं क्या और कहाँ इनका यूज़ होता है, ठीक है। अब अगर मैं सिंपल एक एक इसके ऊपर बात करूं तो ये बहुत बड़े टॉपिक हैं, लाइक लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो ये अपने आप में एक बहुत लंबी एक अपने आप में एक बुक है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। तो इनको वन बाय वन मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा, बट फिलहाल हम बेसिक फिजिक्स को सीखते हुए चले जाएंगे ताकि आपको ऐसा बोरिंग भी नहीं लगे कि फ़िज़िक्स बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा भी नहीं लगे। तो फिज़िक्स की अभी हम मेन बातों को समझ रहे हैं कि अभी फ़िज़िक्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ यूनिट्स की ज़रूरत है, वो यूनिट्स हमने पढ़ लिए हैं।
जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। कुछ ड्राइव्ड यूनिट होते हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, जो एरिया है, वॉल्यूम है, ऑल। तो दीज आर द बेस क्वांटिटीज़, जिस इनके बिना तो हम फिज़िक्स को पढ़ ही नहीं सकते, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी था। तो आज हमने इनको सीख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वांटिटीज़ को हम सीख लेंगे और उसके बाद चाहे मोशन है, फोर्स है, इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे।